अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने इस चैप्टर का जो तारुफ था वो पढ़ लिया था। आज हम उसमें इस के जो अगला टॉपिक है जिसमें हम सेल की दरियाफ्त है वो इसमें स्टडी करेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में किन किन मरहल से गुजर कर एक सेल को दरियाफ्त किया गया और क्या क्या नज़रियात जो है सेल के बारे में पेश किए गए। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करेंगे सेल थ्योरी की तश्कील की कि सेल थ्योरी तश्कील जब हुई तो ये कितने अरसे से पर मुहित थी और कौन कौन से जो साइंसदान थे उन्होंने सेल थ्योरी को बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1665 में एक बरतानवी साइंसदान थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, सेल का तजिया किया और उसके अंदर उन्होंने एक लकड़ी का एक सूखी लकड़ी का एक कार्क लिया है, पतली सी एक कार्क ली और उसको उसने अपने हाथ से एक बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। यानी रॉबर्ट हुक ने एक खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसके नीचे उन्होंने उस कार्क को जो है वो स्टडी किया। तो उसके अंदर उनको छोटे छोटे एक खाने नजर आए, जैसे कि हनी कॉम्ब होती है, जैसे कि एक शहर की मक्खी के छत्ते के जो खाने होते हैं वैसे उन्हें वो खाली खाने नजर आए। उन्हें उन खाली खानों को जो है सेलुलाई का नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने सेल के बारे में अपनी जो है वो रिसर्च पेश की। उसके बाद एक हॉलैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek ये सेल को ऑब्जर्व करने वाले दूसरे साइंसदान थे और जिंदा सेल को ऑब्जर्व करने वाले ये पहले साइंसदान थे। इन्होंने तालाब का पानी लिया और उस तालाब के पानी के नीचे इसी जो है जिंदा सेल को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1809 में एक फ्रांसीसी जो है साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डेलामार। साइंटिस्ट का नाम था जीन बैप्टिस्ट डेलामार। इन्होंने अपना सेल के बारे में नजरिया ये पेश किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जानदार के अंदर जिंदगी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो सेल पर मुश्तमिल ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सिंपल से हम मजीद जो है गहराई में आ रहे हैं और हम ये जानते जा रहे हैं साइंटिस्ट सेल के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करे जा रहे हैं। उसके बाद 1831 में एक और बरतानवी साइंसदान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने पौधे के न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुताला किया। क्योंकि सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाई थी रॉबर्ट ब्राउन ने बनाई थी वो बिल्कुल सादा सी माइक्रोस्कोप थी, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया और माइक्रोस्कोप के अंदर जिद्दत आती गई तो इस लिहाज से फिर सेल के बारे में भी नए नए जो इंकशाफात आते गए और सेल के बारे में नई मालूमात आती गई। तो जो बरतानवी साइंसदान रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। अब ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक वो साइंसदान है जिन्होंने सेल को दरियाफ्त किया और रॉबर्ट ब्राउन वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया, सेल के अंदर न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। उसके बाद 1838 में और 1839 में दो साइंसदान थे, दोनों जर्मन थे, लेकिन एक माहिर नबातात थे और एक माहिर हैवानात थे। यानी ये पौधों के इल्म के बारे में थे जानते थे और दूसरे हैवानात के इल्म के बारे में जानते थे। तो दोनों का नाम था, एक था शेल्डन और दूसरे का था शेवान। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, अलग-अलग थ्योरी पेश की। तो इनकी थ्योरी मशहूर होगी जिन्होंने वो कहते थे कि शेल्डन और शेवान की सेल थ्योरी। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी पेश की और उसी सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने ये बताया कि तमाम जानदार जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और हर सेल जो होता है वो इनफरादी काम करता है, वो किसी और के पर इन्हिसार नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये सेल थ्योरी जो थी शेल्डन और शेवान ने बयान की थी और शेल्डन और शेवान के नाम से ये सेल थ्योरी मशहूर होगी और आज भी उसको शेल्डन और शेवान की सेल थ्योरी के नाम से क्या किया जाता है, याद किया जाता है। उसके बाद 1855 में एक और साइंसदान थे जिनका नाम था रॉडोल्फ विर्चू। रॉडोल्फ विर्चू ने भी अपनी सेल थ्योरी पेश की और उन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट बताया। क्योंकि पहले ये बात आम थी कि ये जो अगर आपको याद हो दो नजरियात थे, एबायोजेनेसिस और जेनेसिस के। इसके अंदर ये कहा जाता था कि जो जानदार हैं वो जिस जगह पाए जाते हैं वहां से ही वो जानदार जो है पैदा होते हैं। जिस तरह काकरोच के बारे में बताया गया कि काकरोच गंद के अंदर पाया जाता है तो वो गंध से ही पैदा होता है। तो ये एबायोजेनेसिस का नजरिया था। और जो जेनेसिस बायोजेनेसिस का नजरिया था
वो ये कहते थे कि नहीं, जो जानदार होते हैं वो पहले से मौजूद जानदारों से ही पैदा होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले रॉडल्फ विर्चू ने ये बात बयान की थी। उन्होंने कहा था कि जो तमाम सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही, सेल की तकसीम से ही वजूद में आते हैं। और उनके रॉडल्फ विर्चू के नजरिए को तकवीत दी 1862 में लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने भी ये बात की कि लुईस पास्चर माहिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो स्पेशलिस्ट है माइक्रोऑर्गेनिज्म के, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि इस ज़मीन के ऊपर जो भी जानदार या सेल्स पाए जाते हैं वो पहले से मौजूद जानदारों की तकसीम से ही वजूद में आते हैं। और ये बात आज भी जो है वो कबूल की जाती है, मानी जाती है। तो इस सब साइंसदानों के अपने अपने नज़रियात के बाद एक मुकम्मल तौर पर एक सेल थ्योरी पेश की गई जो कि अहम है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सेल थ्योरी के फिर असूल बनाए गए और इसी असूलों को आज भी जो है तमाम जानदारों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो सेल थ्योरी का पहला असूल क्या था? सेल थ्योरी का पहला असूल ये था कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बिल्कुल यही बात है, हमें पता है कि यूनिसेलुलर जानदार भी हैं और मल्टीसेलुलर जानदार भी हैं, तो एक लिहाज से ये बात भी कंफर्म होगी। दूसरा जो है वो ये कहते हैं कि सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ है और जानदारों की इकाई जो है वो सेल है, ये भी बात कंफर्म है। इस ज़मीन के ऊपर सबसे छोटी चीज़ जो जिंदा है वो सेल है। और उसके बाद फिर अगर तमाम जानदारों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये बात हमारे सामने आती है कि जितने भी मल्टीसेलुलर जानदार हैं या यूनिसेलुलर जानदार हैं वो सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये और बात है कि वो एक सेल पर मुश्तमिल हो या बहुत सेल पर मुश्तमिल हो। तीसरा जो सेल थ्योरी का पॉइंट है वो है सेल पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आते हैं। ये सारी बात है। अब हमें देख रहे हैं, हम इंसान हैं, हमारे वालिदैन हैं तो हम पैदा हुए, इस तरीके से जो हमारे वालिदैन पैदा हुए थे उनके वालिदैन यानी हमारे दादा। तो इस तरीके सेल की भी यही बात होती है कि नए सेल जो होते हैं वो पुराने सेल खुद को तकसीम करते हैं और नए सेल वजूद में आते हैं। तो ये तीन असूल थे सेल थ्योरी के और ये सेल थ्योरी के नाम से मशहूर हो गए और पूरी दुनिया में तमाम साइंसदानों ने इसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि बिल्कुल ऐसा ही है, जानदारों के अंदर जो तकसीम होती है इस तरीके से होती है। ये सब करने के बाद जब देखा गया कि सबसे छोटी चीज़ जो सेल है, लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी हमें मिले जिसके अंदर हमें ये पता चला कि वो सब सेलुलर हैं, यानी उन्हें आप सब सेलुलर भी कह सकते हैं, उन्हें आप ए सेलुलर भी कह सकते हैं। वो उन्हें सब सेलुलर ए सेलुलर हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि उन जानदारों के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मौजूद नहीं होती, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, या आप कह रहे हैं कि उनके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह ये साख्तें मौजूद नहीं होती। जो सेल के अंदर जो एक मैकेनिज्म होता है वो ए सेलुलर पार्टिकल्स में वो नहीं पाई जाती। इसकी मिसाल आपको मैं जो है वो वायरसेस की दे सकता हूँ। जो वायरसेस हैं, ये वायरसेस दरअसल जो है वो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। वायरस के अंदर जो है वो कोई सेल वाली तरतीब मौजूद नहीं होती और इन्हें फिर बेजान भी तस्वुर किया जाता है, इंटरमीडिएट रखा जाता है कि ये बेजान भी तस्वुर किए जाते हैं और जानदार भी तस्वुर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो थी सेल थ्योरी की एक तस्वीर थी और हम सिंपल से हमने शांत शुरू किया जहाँ से एक कार को लिया गया और जिसके अंदर एक रॉबर्ट हुक को जो है खाली खाने मिले, लेकिन ऐसा ऐसा होते होते जब माइक्रोस्कोप और साइंस मजीद एडवांस होती गई तो हमें मालूम हुआ कि ये सेल थ्योरी बनी और हमें ये तमाम जानदारों के बारे में मालूमात हासिल हुई कि तमाम जानदार सेल पर मुश्तमिल होते हैं और नए सेल पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जल्द ही अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।